नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 498 इससे संबंधित एक मैं ऐसा जजमेंट लेकर आया हूं जिस जजमेंट के जरिए आपको काफी अच्छी जानकारी मिलेगी, हौसला मिलेगा। साथ ही साथ यदि आपका ऐसा ही मामला होगा तो इस जजमेंट के जरिए आप अपने मामले को भी क्वेश करा पाएंगे। तो जो जजमेंट आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज्यादा जानकारी देने वाला है। तो इस जजमेंट को बारीकी से समझिएगा, क्योंकि ऐसे पति जो भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के फर्जी मुकदमे से परेशान है और उनका भी मामला ऐसा ही होगा, तो उन्हें इस जजमेंट की मदद से काफी बड़ी राहत मिलने वाली है, काफी अच्छी जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे देना चाहता हूं। मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, ये जो किताब है वो इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। बिल्कुल इस किताब का जो नाम है उसी प्रकार इस किताब का उद्देश्य भी है। ऐसे पति जो मैट्रिमोनियल केस जैसे 498A DV एक्ट, मेंटेनेंस केस, 125 CRPC या किसी भी मैट्रिमोनियल केस से परेशान हो चुके हैं, झूठे मुकदमे से काफी ज्यादा प्रताड़ित है, उनको सपोर्ट करने के लिए, उन्हें गाइड करने के लिए ये किताब मेरे द्वारा लिखी गई है। तो यदि आप किसी भी मैट्रिमोनियल केस से परेशान हैं तो इस किताब का अध्ययन एक बार जरूर करें और अपने मुकदमे में अपना पक्ष मजबूत करें। झूठे मुकदमे से आसानी से बचने में इस किताब की मदद जरूर ले। तो ये किताब जो है वो मेरे द्वारा लिखी गई है और यदि आप इस किताब को बाय करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर आप मैसेज करिएगा। अब इस किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। तो किताब को बाय करने के लिए व्हाट्सएप पे जरूर मैसेज करें। तो देखिए, आज के जिस जजमेंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा बहुत लंबा चौड़ा जजमेंट है, लेकिन जो उसमें महत्वपूर्ण चीजें हैं वही मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। देखिए, इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि विवाह हो जाता है। विवाह के उपरांत कुछ दिनों तक पति पत्नी साथ रहते हैं, उसके बाद दोनों में कुछ विवाद होता है। उसके बाद जो पत्नी होती है वो गुस्सा के मायके चली जाती है। उसके बाद वो पति के साथ रहने से मना कर देती है, मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना है। और कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता है, लगभग 1 से 1.5 साल का समय ऐसे बीत जाता है, पत्नी नहीं आती है। उसके बाद जो पति होता है वो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत केस करता है और उसके बाद लगभग ये कुल टोटल समय होने में, ये सब चीजें होने में 1-2 साल का समय लग जाता है। और 2 साल के बाद पत्नी को सेक्शन 9 का नोटिस जाता है। और जब पत्नी को सेक्शन 9 का नोटिस जाता है उसके बाद जो पत्नी होती है थाने में जाके कंप्लेंट करती है कि मेरे पति मुझे मारते थे, पीटते थे, उनके घर वाले मुझे परेशान करते थे, दहेज मांगते थे, प्रताड़ित मुझे किया जाता था और इस वजह से मैं उनके साथ नहीं रह रही हूँ और इनके विरुद्ध कार्यवाही किया जाए। इसके आधार पर पति के माता पिता, भाई और एक छोटी बहन के ऊपर एक FIR दर्ज हो जाता है। उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, कोर्ट में चार्जशीट लगा देती है। उसके बाद जो पति और पति के घर वाले होती हैं सब लोग मिलके हाई कोर्ट में एक क्वेशिंग का एप्लीकेशन लगाती हैं, जिसपे पति की तरफ से पहला तर्क तो यही दिया जाता है कि पत्नी के साथ इतने सारे अपराध होते थे, जो भी चीजें होती थी, कभी उसने ऐसा कोई जिक्र नहीं किया। 2 साल तक वो अलग रही, कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई। जब सेक्शन 9 का केस हुआ, उसके पास नोटिस गया, तब जाके उसने प्रतिशोध लेने के लिए हमारे खिलाफ ये मुकदमा दर्ज कराया है। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हमने कुछ नहीं किया है, हम निर्दोष है, सिर्फ हमें फंसाया गया है और प्रतिशोध के रूप में ये मुकदमा दर्ज कराया गया है और हमें फंसाया गया है। कोई भी स्पष्ट आरोप नहीं लगे हैं, प्रथम दृष्टया मामला नहीं बन रहा है। तो ये सब बहुत बातें पति की तरफ से अपने बचाव में कही जाती है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात कही जाती है वो यही कहा जाता है कि पत्नी ने लेट से केस दर्ज कराया है। कारण भी नहीं बताया है कि इतना लेट से ये FIR क्यों दर्ज हुआ। अब देखिए, जब कोर्ट मामले को देखता है तो कोर्ट भी यही पाता है कि पत्नी 2 साल तक अलग रही, कभी उसने कोई कंप्लेंट नहीं किया, कोई कार्यवाही नहीं की। उसके बाद जब पति सेक्शन 9 का केस करता है, पत्नी को नोटिस जाता है, उसके बाद पत्नी जाके उसे याद आता है कि अरे मेरे साथ तो अपराध हुआ था, तो मुझे केस करना चाहिए, और जाके वो केस दर्ज कराती है और मुकदमा दर्ज होता है, FIR होता है।
तो कोर्ट ये चीज समझ जाता है कि पत्नी ने सिर्फ प्रतिशोध के रूप में और पति के घर वालों को और पति को परेशान करने के लिए ये केस दर्ज कराया है। साथ ही साथ पत्नी कारण भी नहीं बताती है कि इतना लेट से ये एफआईआर क्यों उसने दर्ज कराया है। यदि 2 साल तक उसने वेट किया, अपना मुकदमा एफआईआर जो था वो लेट दर्ज कराया, तो क्यों 2 साल तक लेट दर्ज कराया, इसका कोई कारण भी वो नहीं बताती है। तो ऐसे में कोर्ट कहता है कि ये जो मामला है वो सरासर प्रतिशोध लग रहा है। जब सेक्शन 9 का नोटिस गया है तो उसकी वजह से ये मामला दर्ज कराया गया है और लेट का कारण भी नहीं बताया गया है। ये चीज स्पष्ट हो रही है कि मामले में फंसाया जा रहा है और पति के घर वालों को सिर्फ परेशान करने के लिए ये मुकदमा दर्ज कराया गया है। तो ऐसे में ये जो केस चल रहा है वो कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है और ऐसे में ऐसे मामले चलाए जाने योग्य नहीं है। और जो हाईकोर्ट होता है मामले को क्वैश कर देता है इस आधार पे कि लेट एफआईआर पहले तो दर्ज हुआ है, कारण नहीं बताया गया है कि क्यों लेट किया गया है, और तीसरी चीज ये कि पति की केस करने के बाद ही क्यों ये दर्ज हुआ, पहले भी तो दर्ज हो सकता था। तो इन 3 कारणों की वजह से पत्नी के द्वारा दर्ज कराए गए 498A के एफआईआर को जो कोर्ट होता है क्वैश कर देता है, वो चीजें समाप्त हो जाती हैं। तो देखिए ये जो जजमेंट था वो झारखंड हाई कोर्ट ने दिया है और ये जजमेंट नीलेश वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड के केस में आया है। तो आशा कर रहा हूँ ये जजमेंट आपको काफी पसंद आया होगा। इस जजमेंट के जरिए आपको एक नई चीज जानने को मिली होगी कि यदि कोई मामला लेट से दर्ज होता है और उसका कारण नहीं बताया जाता है कि क्यों लेट हुआ है, तो ये भी एक क्वेश्चन का आधार बनता है। यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहती हैं तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकती हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।